तो डीएनए की ना कल प्राथमिक संरचना देखी थी, ठीक है। आज क्या है, द्वितीयक संरचना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटसन तथा क्रिक का मॉडल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या यहाँ पर कि मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए होगा ना, तो दो डीएनए की जो श्रृंखलाएं होंगी वो आपस में किससे जुड़े होंगी, हाइड्रोजन बंध द्वारा। लेकिन हाइड्रोजन बंध द्वारा भी जब जुड़ी होंगी तो वो क्या बना लेगी, वहां पे कुंडली का आकार ले लेगी, ठीक है। किसका आकार, कुंडली का आकार, मतलब डबल स्ट्रैंड वाली संरचना होती है, कौन सी, डीएनए की। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो रीजन पूछ लेता है कि कुंडलित संरचना कैसे बनी हो, तो कुंडलित संरचना बनने का कारण क्या है कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उनके बीच में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है। तो लिखा भी है, वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी, जिसमें क्या है, न्यूक्लिक अम्ल की दो श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित रहती हैं कुंडली के आकार में, और नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य में क्या रहता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। अब हाइड्रोजन बंध किस किस के बीच में होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में, एटी के बीच में। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। और जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब सवाल कई बार ऐसे बन जाता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, दो। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने, तीन, ठीक है। तो ये है। जैसे इसके बाद देखो, जैसे न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला का सरलतम जो रूप है, ठीक है, क्या बोला, न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला का सरलतम रूप, ठीक है। तो सरलतम रूप क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारा पेंटोस शुगर होता है, शर्करा, उस पेंटोस शुगर से क्या जुड़ा होता है, क्षारक जुड़ा होता है, ठीक है। क्षार भी क्या होगा, एटीजी से होगा डीएनए में। तो क्षार जुड़ा रहता है तो कौन से नंबर कार्बन पे, एक नंबर के कार्बन पे। तो जब जो है पेंटोस शुगर के एक नंबर के कार्बन पे क्या जुड़ता है, क्षार, तो वहां पर किस चीज का निर्माण होता है, न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जब पांचवें नंबर के कार्बन से क्या जुड़ जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फेट समूह बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वहां पर वो ऑल ओवर क्या बना लेता है, न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। तो मतलब शर्करा से क्या जुड़ा है, क्षारक और फॉस्फेट समूह जुड़ा है, ठीक है। तो जो ये न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला का सरलतम रूप है, वो बना है किस तरीके से जुड़ा होता है। तो जैसे ना ये शर्करा है, शुगर, सिर्फ शुगर को मैं एस से दिखा रहा हूं, किससे, एस से, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एस, एस से क्या जुड़ा होता है, पी, फॉस्फेट, ठीक है। क्या जुड़ा होता है, पी, और इस एस से क्या जुड़ा होगा, बेस। ये एक यूनिट होती है इस तरीके से। अब ये यूनिट क्या होगी, बार बार रिपीट होती जाती है, ठीक है। एस, बी और क्या, पी, ये यूनिट बार बार रिपीट होती जाएगी अब, ठीक है। इसी तरीके से एस, पी, बी। वहां पर ना कल वाले में नजर भी देख सकते हो कि जो बी था, बेस था, वो बेस साइड में छूट रहा होगा। जो बेस है ना, वो क्या हो रहा है, साइड में छूट रहा है। तो ये सिंगल यूनिट बना रहे हैं हम। जो जुड़ रहा है वो एस और पी, एस और पी, एस और पी। शुगर से क्या जुड़ रहा है, फॉस्फेट जुड़ रहा था ना, पांचवें नंबर के कार्बन से दूसरे वाले के, और पहले वाले के क्या, तीसरे नंबर कार्बन से H2O निकल रहा था, ठीक है। तो वही हो रहा है, इसलिए बी क्या छूट रहा है, अलग छूट रहा है। एस, पी, एस से क्या जुड़ा है, बी, एस, बी, पी, एस, बी, पी। इस तरीके से यूनिट चलती जाती है आगे, ठीक है। आगे क्या आएगा, एस, बी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये n नंबर टाइम तक चलता रहता है यूनिट। तो ये क्या है, सिंगल यूनिट है।
अब क्या करना है, हम जो बोल रहे हैं द्विकुंडलित संरचना है। द्विकुंडलित संरचना क्या है कि एक श्रृंखला तो ऐसी आएगी सेम, इसी के जैसे दूसरी श्रृंखला आएगी। अब यहाँ पर देखो शुगर ने जो है, जो पेंटोस सर्कल है उसने किसके साथ बना रखा है, पी के साथ, फिर पी शुगर, फिर शुगर फॉस्फेट के साथ, लेकिन जो बी है वो शेष बच जा रहा है। तो एक यूनिट में इसको लूंगा, दूसरी यूनिट इसी के जैसे लूंगा, तो वहां पर क्या होगा, बेस बेस के बीच में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, जिसके कारण वो संरचनाएं क्या हो जाएगी, कुंडली के आकार की हो जाएगी। तो दो यूनिट लेनी है तो एक श्रृंखला का है, ठीक है, एक ही श्रृंखला का। तो इसको एक ही श्रृंखला को ऐसा भी दिखा सकते हैं हम, कैसे, ये बनाया जैसे एस से इधर से बी दिखाया, पी एक यूनिट ए थी, दूसरा क्या आएगा फिर एस पी और बी दिखाया, ठीक है, एस और बी। तो बीच में एस दिखा सकते हैं कि कितने, ये जो ये वाली यूनिट है यही तो जुड़ रहा है बार बार, ये कितने हैं, एन, ठीक है, कितने हैं, एन, ऊपर वाला जो दिखा रहा हूं कि बीच में क्या रखा है, एन नंबर ऑफ यूनिट है, जो कि क्या है तुम्हारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये क्या है, श्रृंखला है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो इतना वाला हिस्सा है ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। जब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है, शुगर से जो है, शुगर के पहले कार्बन से बेस और पांचवें कार्बन से क्या जुड़ रहा था, फॉस्फेट समूह, ठीक है। तो वहां पर किस चीज का निर्माण हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड का। अब हमने क्या कर दिया, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ले लिया, इसका मतलब ये क्या बन गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल कौन सा, डीएनए वाला, ठीक है। अगर डीऑक्सी राइबोज एटीजीसी है, अगर राइबोज एयूजीसी है तो क्या होगा, आरएनए के लिए होगा। तो इसलिए जो है ये इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को कि एन नंबर यूनिट थे इसमें, इस तरीके से ये बॉन्ड छोड़ रखा है कि यहां से भी आगे भी जुड़ा है, आगे भी यहां से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सिंगल यूनिट है उसकी एक। इसके बाद जोड़ के भी देखते हैं किस तरीके से जो है दो श्रृंखलाएं आपस में जो है हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये है जैसे दो यूनिट में जोड़ दिए, ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड था, एक श्रृंखला ये है और एक श्रृंखला ये है। शुगर से फॉस्फेट जोड़ा है, शुगर से क्या जोड़ा है, बेस, बेस कौन से यहाँ पे, एडेनिन। शुगर से फॉस्फेट जोड़ा है, शुगर से क्या जोड़ा है, बेस, बेस कौन सा, ग्वानिन। तो एडेनिन के सामने थाइमिन और ग्वानिन के सामने क्या आना चाहिए, साइटोसिन। तो अब यहाँ पर जैसे ये बनेगा तो ये से डबल बॉन्ड्स जुड़ जाएगा, ए और टी के बीच में क्या आ जाएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में 2, जी और सी के बीच में ये है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो शुगर ने तो फॉस्फेट और बेस से बना रखा है बॉन्ड, लेकिन जब हम नजर मार रहे हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला पे, तो वहां पर शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट आपस में जोड़ रखे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या द्विकुंडित संरचना कैसे आ रही है कि बेस और बेस, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है, दोनों के बेस के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से फिर वहां पर कैसे आकार को ले लेगा, कुंडली के आकार, जो निकल के आता है यहाँ पर क्या इस तरीके से बनाते हो जिसको, ठीक है, ये इस तरीके से कुंडली के आकार का जो बनता है। तो यहाँ पे भी सेम होता है। यहाँ पर क्या होगा, इसको पूरा ही बनाते हैं इस तरीके से, ये है, ठीक। इस तरीके से रहता है, ठीक है। अब अंदर क्या होता है, सल्फर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे शुगर
फॉस्फेट इस तरीके से जुड़ता जाता है, शुगर फॉस्फेट से, फिर शुगर आ जाएगा, फिर फॉस्फेट आ जाएगा, फिर शुगर आ जाएगा, फिर फॉस्फेट आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, इस तरीके से। अब हमें पता है कि शुगर से क्या जुड़ा होगा, यहाँ पर बेस भी जुड़ा होगा, यहाँ पे इधर से। तो जैसे यहाँ से क्या जुड़ा है, ए जुड़ा है, ठीक है, क्या जुड़ा है, ए। ऐसे यहाँ पर भी होगा शुगर पी, ठीक है, फिर शुगर पी, शुगर पी, शुगर पी और शुगर, इस तरीके से। अब इस शुगर से जो है टी जुड़ा होगा, एस यहाँ पे जुड़ा होगा, लेकिन ये एटी के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। एटी के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और जैसे ना ये लिखा रहता है यहाँ पर, ये जैसे 5 डैश और ये 3 डैश, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, 5 डैश और ये 3 डैश। ये समझ रहे हो 5 डैश 3 डैश क्या है, कि जब वहां पर ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे थे, जब हमने 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ा, तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो है कार्बन नंबर 3 था और दूसरे क्या था, 5 था। तो ये जो एक सिंगल यूनिट चल रही है कुंडली के आकार में, रजुक बोलते हैं जिसको, द्विरजुक आकार है इसका। तो ये है यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है कि पांचों और तीसरे के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ना यहाँ पर ये शुगर से ए जुड़ा था, यहाँ के शुगर से क्या टी जुड़ा है, इधर भी ऐसे जुड़ेगा। इधर जैसे मान लो कि जी जुड़ा है, इधर सी जुड़ा है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे इधर भी जुड़ेगा, ये मान के चलो कि सी जुड़ा है, इधर जी जुड़ा है, क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे इधर भी हो जाएगा, कहीं और जगह भी, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से इस तरीके से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं यहाँ पे। और है कहीं खाली स्पेस, शुगर है नहीं, लेकिन बना लेना, ठीक है। इस तरीके से वो संरचना रहती है। तो इसमें भी इसी प्रकार से रहता है, मतलब जो ये एक सिंगल स्ट्रैंड है ना, ये इस प्रकार से क्या हो गया, कुंडली का आकार ले लिया उसने, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड ने क्या ले लिया, कुंडली का आकार। ये 3 हो गए यहाँ पे, 3, मतलब जो एक सिंगल यूनिट होगी, और ये क्या होगा 5 डैश, 3 5 और 3 इसका, ठीक है, 5 डैश। तो इस तरीके से क्या है, द्विकुंडलित संरचना है, द्विकुंडलित संरचना। लेकिन शुगर और शुगर से क्या जुड़ा होगा, बेस जुड़ा होगा। मैंने तो 2-3 बेस ही लिखा है, बहुत सारे रहते हैं ऐसे। तो इस प्रकार ये डीएनए की क्या है, द्विकुंडलित संरचना है। वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके बाद ना आरएनए की संरचना है, ठीक है। वैसे आरएनए की संरचना हमने कल बना ली थी, ठीक है। आरएनए का जब हम जलाव गठन करवाएंगे तो एक क्या मिलेगा, वहां पर राइबो शुगर मिलेगा, C5H10O5। दूसरा क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक अम्ल मिलेगा, फॉस्फेट समूह। और तीसरा क्या मिलेगा, नाइट्रोजनी क्षारक यौगिक, जो कि क्या होगा, वहां पर थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर में हमने कल बना लिया था। वहां पर होगा क्या कि बहुत सारे जब ना हम डीएनए की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कौन सा होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड। वहां पर किस चीज का निर्माण होगा, जब मतलब वो बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। बनाया भी था वो लास्ट में, मैंने कहा था अलग अलग कर लेना उसको, ठीक है। तो वहां पर इसी प्रकार से जो है फिर क्या होगा, 2 पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जोड़नी है, मतलब 2 को जोड़ना है वहां पे, जैसे कल जोड़ा भी था, ठीक है। किसके, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जोड़ना है। इस बनाना तो नहीं है, दोबारा बना रखे हो तो कल का, जहां पे जो है क्या कर रखा है, H है दूसरे नंबर कार्बन, वहां नीचे इसके ले लेना है O, ठीक है। और जहां पर जो है T है, वहां पर क्या ले लेना है, U ले लेना है, यूरेसिल। बाकी सेम आएगा वो, ठीक है।
तो मतलब अंतर क्या है कि राइबो शुगर आ रही है और क्या आ रहा है, AUGC आ रहा है बस। तो संरचना नहीं बनाएंगे लेकिन संगठन लिख लो, आरएनए का रासायनिक संगठन। ठीक है, तो जब आरएनए का क्या करवाएंगे, जल अपघटन, जल अपघटन। एक क्या बोला, राइबोज शर्करा C5H10O5। दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल, और तीसरा नाइट्रोजनी क्षार यौगिक, नाइट्रोजनी क्षार यौगिक। कौन कौन सा, AUGC। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे, पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़कर पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, जो पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है, आरएनए, और जो पॉलीडिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है, डीएनए। ठीक है, इसके बाद जैसे आरएनए के प्रकार होते हैं, तो हमने ना इतना नहीं पढ़ना है क्योंकि वैसे पूछता नहीं हो, थोड़ा बहुत है, एक एक लाइन की। मैसेंजर आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया, और राइबोसोमल आरएनए। तो 3 टाइप है यहाँ पे आरएनए के प्रकार। जैसे बायो में तुम लोग डीएनए के भी पढ़ते होंगे, है ना। क्या बोला है, एक होता है, 3 प्रकार है यहाँ पे। कौन कौन से, एक क्या है, संदेशवाहक आरएनए बोलते हैं जिसको, संदेश वाहक आरएनए, जिसको क्या बोलते हैं, mRNA। दूसरा क्या है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए। और तीसरा क्या है, ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए बोलते हैं इसको, स्थानांतरण आरएनए। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब जैसे आरएनए का ना एक तो स्ट्रक्चर होगा जो प्राथमिक संरचना होगी, जब हम न्यूक्लियोटाइड, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड को आपस में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जोड़ेंगे। दूसरा जैसे ना हेलिकल स्ट्रक्चर भी होता है इसका, लेकिन कैसे होता है, सिंगल स्ट्रैंड वाला। ये ऐसा समझो, इस तरीके से होता है सिंगल स्ट्रैंड, जैसे सांप नहीं होता इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है, तो सिंगल ही होता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड।
इसके बाद इसमें ना अंगुली छापन है, थोड़ा बहुत है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। तो पता होना चाहिए कि सबके जो फिंगर्स के जो प्रिंट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आधार कार्ड वगैरह देखो होगा, है ना, अंगूठा लगाते हैं, तो सबके अद्वितीय क्या है, फिंगरप्रिंट है। तो मतलब फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है कि जैसे डीएनए के क्षारकों का जो अद्वितीय अनुक्रम होता है, मतलब उसको ज्ञात किया जाता है। जो डीएनए के क्षारक होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, मतलब उसी के बेस पे। अब जैसे डीएनए होगा, शुगर तो आ रहा है सेम, ठीक है, फॉस्फेट समूह भी आ रहा है। जो अंतर होता है वो किस में होता है, नाइट्रोजनी क्षारक में, ठीक है। तो नाइट्रोजनी क्षारक का जो पैटर्न होता है वहां पर उसको ज्ञात किया जाता है एक्चुअल में, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और उसी को जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। जैसे यूज क्या होता है कि जैसे कोई मर गया तो अगर पहचान नहीं हो पा रही, जैसे एक्सीडेंटल उसमें हो गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया और नहीं पहचान में आ रहा है कि शकल किसकी है क्या है, तो वहां पर क्या किया जाता है फिर, फिंगरप्रिंटिंग। या फिर किसी का बच्चा खो गया, जैसे सालों बाद वो लौट के आ रहा है कि मैं क्या हूँ, होता है ना ऐसा, सालों बाद लौट के आया कि मैं हूँ इसका बेटा, तो वहां पर क्या किया जाएगा, बाई चांस नहीं आ रहा पहचान, तो क्या किया जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इस तरीके से मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह वाला तुम खुद कर सकते हो, ठीक है, इतना वो नहीं है। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है कि प्रत्येक जो आदमी है, प्रत्येक जो जीव है उसका क्या है, अद्वितीय फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। जो अंगुली के छाप होते हैं वो क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, मतलब अपने होते हैं, वो स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होते हैं सबके। मेरा अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा। जैसे ना बार कोड होता है, देखो तुमने दुकानों में जाते हैं तो वहाँ स्कैन करते हैं, जैसे गूगल पे वगैरह, वो इसी तरीके से होता है फिंगरप्रिंट भी। कि सबके जो है बार कोड जैसे ना, ऐसे नहीं होगा कि 10 लोगों का बार कोड एक जैसे हो जाएगा, तब तो ट्रांसफर पता नहीं किसके अकाउंट में जा रहा होगा, पता ही नहीं चल रहा कौन निकाल रहा क्या कर रहा है। तो बार कोड जैसे ही एक प्रकार से, तो हमारे हाथों के जो बार कोड है वो क्या है, फिंगरप्रिंट है, मतलब ठीक है। तो सबके फिंगर, जैसे कई जगह ये देखो तुमने आंखों का लिया जाता है, आंखों के आईज का प्रिंट लिया जाता है, तो वो भी अलग होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, प्रत्येक जीव के जो है अद्वितीय अंगुली छाप है। अब एक्चुअल में है किस कारण से वो, क्योंकि वहां पर क्या है कि जैसे जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है तो जो अलग अलग क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक है, उनके पैटर्न को ज्ञात किया जाता है वहां पर। तो उन पैटर्न के आधार पर जो मतलब मैच करेगा वहां पे, जैसे जो पिता से मैच करेगा, माता से मैच करेगा, तो वहां पर उस आधार पर क्या बोला जाता है कि इसकी संतान है, इस तरीके से मतलब पैतृक गुणों को पहचान करने के लिए किया जाता है। तो अलग अलग यूज है वो 3-4, जैसे एक्सीडेंटल केस में प्रयोगशाला में किया जाता है, या फिर जैसे तुम्हें क्या है, पिता की पहचान करनी है, बेटे की पहचान करनी है, तो इस तरीके से अंगुली छापन के क्या है, अनुप्रयोग है, ठीक है, पैतृकता को निर्धारित करने के लिए हो गया जैसे। तो इसको नोट कर लो। विटामिन की क्या है, 2 श्रेणियां हैं। एक क्या है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा बोला, बी और सी। और दूसरा क्या है, वसा में घुलनशील, जो जल में नहीं होगा, कौन सा है, कीड़ा, ठीक है। तो ये बी, सी और कीड़ा। इसके बाद जैसे मैंने बोला इनके क्या होता है, रासायनिक नाम पूछ लेता है। तो रासायनिक नाम के लिए क्या बोला मैंने, तरीका बताया, रस पर एक टॉफी, रासायनिक नाम, र थ पर को क्या कर देना है, स्किप करना है, पर एक टॉफी। राफ और रेटिनॉल, ये किसका है, ए का। थाफ और थाइमिन, ये किसका है, बी का। पर को मैंने क्या कर दिया, स्किप। ए फॉर एस्कॉर्बिक अम्ल, ये किसका है, विटामिन सी का। काफ और कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ये किसका है, विटामिन डी का। टाफ और टेकोफेरोल,
ये किसका है, विटामिन ई का। और फी फॉर फिलोक्विनोन, क्विनोन, ये किसका है, विटामिन के का। विटामिन ए से रतौंधी होता है, ठीक है, विटामिन बी से बेरिल, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में जो कमी होती है, और विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना, ठीक है, ये रोग भी हो गए। बाकी जैसे ना ये तो मैंने बता दिया कि जो क्या है रासायनिक नाम है, जैसे बोलता है तो विटामिन क्या है, विटामिन कार्बनिक यौगिकों का एक समूह को प्रदर्शित करता है जिसकी थोड़ी सी मात्रा क्या है, उपापचय क्रियाओं के लिए तथा मनुष्य वो जीवों के लिए क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो दो श्रेणियों में। उसके बाद जैसे विटामिन ए के स्रोत हो गए, रोग तो मैंने बता दिया क्या, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, ठीक है। उसके बाद जो क्या था, प्रजनन क्षमता में कमी और रक्त का थक्का न जमना, ये तो इसके ना स्रोत देख लें। जैसे विटामिन ए का स्रोत क्या हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, मछली का तेल हो गया, गाजर हो गया। विटामिन B1 का दूध, हरी सब्जियां, दाल हो गया। विटामिन सी का क्या है, आंवला, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, हरी सब्जियां हो गया। विटामिन डी का क्या है, सूर्य का प्रकाश, है ना, मछली का तेल, अंडे हो गया, अंडे का अपना पीला वाला भाग, पीतक बोलते हैं जिसको। ऐसी विटामिन ई का क्या है, सब्जियों का तेल हो गया, विटामिन के हरी सब्जियां, गाजर वगैरह। तो ये उस स्रोत नहीं पूछता, मेन क्या पूछते हैं, रासायनिक नाम पे। अब जैसे ना इसमें सवाल देखो, ध्यान से देखना है, लगता है कि आसान है, सवाल वो घुमा के दे देता है कि निम्नलिखित में से जल में अघुलनशील विटामिन है। घुलनशील नहीं पूछेगा, वो क्या करेगा, इसी में कंफ्यूज करा देगा। जल में तुमने देखा, जल में वहां आप नजर गई नहीं, तुमने सीधे वहां पर नहीं क्या कर, ठीक है। और ऐसा भी होगा कि जल में अघुलनशील विटामिन, एक विटामिन दे रखा होगा सिर में, जैसे कैसा इस तरीके से दे रखा होगा, वहां पे तुम ऐसी चक्कर खा लो। या फिर ऐसा बोल सकते हैं वसा में अघुलनशील विटामिन, ये भी जो वसा में अघुलनशील होगा वो किस में घुलनशील होगा, जल में। जो जल में अघुलनशील होगा वो किस में होगा, वसा में। तो सवाल डायरेक्ट नहीं देता है, वो अघुलनशील तरीके से पूछ लेता है। तो क्वेश्चन जो है सोच समझ के, तो ये टेबल जरूर देख लेना, ठीक है। स्रोत है उसमें और जो होने वाले रोग हैं वो है।